नमस्कार बच्चों, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर 7 जलवायु परिवर्तन। तो बच्चों, आज हम जलवायु परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई हवा के आवरण को क्या कहते हैं बच्चों? तो वायुमंडल यानी कि वातावरण कहा जाता है। तो आपको ये वाक्य का प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए हवा के आवरण को क्या कहा गया है? तो वायुमंडल यानी कि वातावरण भी कहा गया है। यह वायुमंडल मानव पृथ्वी के कारण दूषित हो रहा है। यह जो वातावरण का जो वायुमंडल आया हुआ है वह हमारे तरह इंसान जैसे कि मानव प्रवृत्ति के कारण, मानव जो प्रवृत्तियाँ करती है उसके कारण दूषित हो रहा है। जैसे कि उसका उदाहरण है उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा वायुमंडल दूषित होता है। तो बच्चों, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव की कौन कौन सी प्रवृत्तियों के कारण वातावरण दूषित हो रहा है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से आएंगे बच्चों? तो उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और मानव यानी कि इंसानों ने बनाए हुए खुद क्या है मकान जैसे वायुमंडल दूषित होते हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने से तापमान, पवन की दिशा और नमी आदि में जो परिवर्तन होता है वह वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है। यानी कि वैश्विक तापमान ज़्यादातर बढ़ता है, वही तापमान से पवन की दिशा और नमी आदि में जो परिवर्तन होता है वह वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि नीचे दी गई सारणी में से सबसे अधिक वर्षा, गर्मी, ठंडी और विषम स्थिति अनुभव करने वाले प्रदेश खोजकर यहाँ ऐसा क्यों है, इसका कारण खोजें। तो बच्चों, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? कोष्टक देख सकते हैं। उसमें यहाँ सारणी दी गई है, इसमें सबसे अधिक वर्षा और गर्मी, ठंडी और विषम स्थिति अनुभव करने वाले प्रदेश खोजकर यहाँ ऐसा क्यों है, इसका कारण हमें खोजना है। तो बच्चों, पहले 1 से 6 तक क्रम दिया गया है। उसमें पहले देखेंगे कौन सा देश है? रूस। और गर्मी कितनी पड़ रही है? 15 सेल्सियस। यानी कि ठंडी कितनी पड़ रही है? 20 सेल्सियस। और वर्षा कितनी हो रही है? 100 सेमी पड़ रही है। और उसका क्या कारण है वो हमें लिखना है। दूसरा कौन सा देश है? ईरान। गर्मी कितनी पड़ रही है? 30 सेल्सियस। और ठंडी 10 सेल्सियस। वर्षा कितनी हो रही है? 50 सेल्सियस। और उसका क्या कारण हो सकता है? और ब्राज़ील देश है। गर्मी कितनी पड़ रही है? 38 सेल्सियस। ठंडी कितनी हो रही है? 25 सेल्सियस। और वर्षा 250 सेमी हो रहा है। और इसका कारण क्या है? 4 नॉर्वे। गर्मी कितनी हो रही है? 10 सेल्सियस। ठंडी कितनी हो रही है? 40 सेल्सियस। और वर्षा कितनी हो रही है? 50 सेमी। और इसका क्या कारण है? 5वां फिलीपाइंस। गर्मी कितनी हो रही है? 53 सेल्सियस। और ठंडी कितनी हो रही है? 30 सेल्सियस। वर्षा कितनी हो रही है? 300 सेमी। और कारण क्या है? सऊदी अरब। गर्मी कितनी हो रही है? 45 सेल्सियस। ठंडी कितनी हो रही है? 29 सेल्सियस। और वर्षा कितनी हो रही है? 10 सेमी। और उसका क्या कारण है? वो सब क्या है? मौसम के आधार पर होता है। मौसम से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो। मानचित्र को देखें, विचारें और समझकर नोटबुक में लिखें, इस स्थान पर कैसा मौसम है। तो बच्चों, आप पहले आप देख सकते हो कि मानचित्र देखें और उसके बाद में आपको क्या करना है? विचार करना है, समझना है। और उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में यानी कि नोटबुक में लिखना है, इस स्थान पर कैसा मौसम होगा। तो
हम मौसम से क्या तात्पर्य है? किसी भी प्रदेश के तापमान, नमी और वर्षा के थोड़े समय की औसत स्थिति अर्थात क्या कहा गया है बच्चों? तो मौसम। यानी कि मौसम का तात्पर्य क्या है? किसी भी प्रदेश यानी कि कोई भी प्रदेश है, उसका तापमान कैसा है, उसकी नमी कितनी है और उसमें वर्षा कितनी है, वे हमने सारणी में देखा। तो उसके आधार पर हम थोड़े समय की औसत यानी कि उस समय की स्थिति, उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तो बच्चों हम देख सकते हैं, मानचित्र को देखे, समझे और बाद में कॉपी में लिखे कि मौसम क्या है। तो बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। जलवायु से क्या अभिप्राय है? जलवायु किसी भी प्रदेश के 53 से अधिक वर्षा के औसत तापमान, नमी और वर्षा की औसत स्थिति अर्थात जलवायु। यानी कि किसी भी प्रदेश में कितना 53 से अधिक वर्षा के औसत तापमान हो, नमी और वर्षा की औसत स्थिति को क्या हम कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मानचित्र देख सकते हैं। तो बच्चों आप यह देखें। 7.2 ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभावों का दृश्य क्या है? तो 7.2 का मानचित्र आप देख सकते हैं। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभावों का दृश्य यहाँ पे दिया गया है। तो पहले हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के असर किसी तरह होती है वो हमें देखनी है। तो बच्चों यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभावों का दृश्य किस तरह हुआ है वो हम देखेंगे। तो 7.3 में ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चों 7.3 में ग्रीन हाउस इफेक्ट का आप चित्र देख सकते हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं ठंडी जलवायु देशों में सूर्यताप कम अनुभव होता है, इसीलिए पौधे, साग सब्जी तथा वृक्षों का विकास रुकता है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में गर्मी मिलती है। इसके लिए कृत्रिम व्यवस्था की जाती है। इसके लिए शीशे या कपड़े की छत रखी जाती है जिससे वहाँ गर्मी नहीं रहती है, जिससे क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखेंगे कि आप जानते हैं कि ठंडी और जलवायु देशों में सूर्यताप कैसा होता है? बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे कि बारिश की मौसम में। इसीलिए उसमें पौधे, साग सब्जी तथा वृक्षों का विकास रुकता है। जहाँ पर भी क्या नहीं होता है बच्चों? ज़्यादातर गर्मी नहीं होती है, वहीं पर पौधे, साग सब्जी और वृक्षों का विकास यूं ही रुक जाता है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में गर्मी मिलती रहे, इसीलिए कृत्रिम व्यवस्था की जाती है। तो बच्चों क्या है? साग सब्जी, पौधे तथा वृक्षों का विकास रुके नहीं और पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे, इसीलिए कृत्रिम व्यवस्था की जाती है। उसके लिए शीशे या कपड़े की छत रखी जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है बच्चों? कि शीशे और कपड़े की छत रखी जाती है जिससे वहाँ गर्मी बनी रहती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि छत क्यों रखनी पड़ती है? तो शीशे और कपड़े की, क्योंकि वहीं गर्मी जितनी चाहिए उतनी ही मिले, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो बच्चों 7.3 में ग्रीन हाउस इफेक्ट का चित्र हमने देखा। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे मौसम परिवर्तन। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो 7.4 में मौसम का परिवर्तन आप सब देख सकते हो। पहला चित्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 7.4 में मौसम परिवर्तन आप मानचित्र देख सकते हैं। कोई ये गर्मी क्यों है,
और ये रन का है, ये पानी है, ये बर्फ है, ये बारिश है, बारिश का मौसम है और ये बारिश का ही पानी है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे। ऊपर के हर एक चित्र के लिए एक वाक्य नोटबुक में लिखे। तो बच्चों ये चित्र देखकर हमें क्या करना है, सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है। वो भी कितना, मानचित्र को देखकर एक एक वाक्य लिखना है। वैश्विक ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि सूर्य की किरणों के साथ आने वाली गर्मी को वायुमंडल में आने के बाद पृथ्वी पर टकराकर परावर्तित होकर वापस अवकाश में जाने न देने की स्थिति। यानी कि बच्चे क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात क्या होता है बच्चों, तो पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि वातावरण में जो गर्म करने वाली ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी आने वाली गर्मी को वायुमंडल यानी कि वातावरण में आने के बाद पृथ्वी पर टकराकर परावर्तित होकर वापस अवकाश में जाने न देने की स्थिति है। तो बच्चों हाँ हम देख सकते हैं कि 7.5 ग्लोबल वार्मिंग आप देख सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मानचित्र आप देख सकते हैं किसी तरह होता है। ये है बादल दर्शा रहे हैं, ये थर्मल पावर जैसे दर्शा रहे हैं, पेट्रोल इंजन दर्शा रहे हैं, CFC दर्शा रही है और ये क्या है, ये अग्नि है। 7.5 में ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए कुछ करके सीखे। कंबल ओढ़कर 10 मिनट सो जाइए, क्या अनुभव हुआ? ग्लोबल वार्मिंग ऐसा ही कुछ है। तो बच्चों हम कुछ सीखते हैं कि हम कुछ ओढ़कर, यानी कि बच्चों हम नमी में क्या करते हैं, ठंडी से बचने के लिए हम स्वेटर का उपयोग करते हैं, मफलर का उपयोग करते हैं। तो उससे पहनकर हमें क्या होता है, शरीर को ठंडी से रक्षण मिलता है। तो कंबल ओढ़कर 10 मिनट हम सो जाते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसा ही अनुभव होता है। तो बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिम यूरोप ने औसत 5 सेल्सियस तापमान में वृद्धि गर्मी का अनुभव होता है। दार्जिलिंग 14 सेल्सियस महत्तम तापमान 28 सेल्सियस पहुंचा, वो भी इसी सन 2009 में। रेगिस्तान में हिम वर्षा, मुंबई में एक ही दिन में 942 मिमी वर्षा इसी सन 2005 में। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का ऊंचा चढ़ता पारा इसी सन 2006 में। सुंदरवन डूब रहा है। नेपाल में खुम्बू नामक हिम नदी में 5 किमी की कमी है। अंटार्कटिका में 35 दिन में 3250 वर्ग किमी हिमाच्छद पिघल गया। नदियों में पानी का स्रोत घटा। तो बच्चों हम पृथ्वी घर में क्यों होती है, तो 7.6 की आप तस्वीर देख सकते हैं। पृथ्वी पर के तापमान को दर्शाता हुआ यहाँ पर मानचित्र दिया गया है। 7.6 में पृथ्वी के तापमान को दर्शाता हुआ चित्र यहाँ पर दिया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सक्रिय योगदान देने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोरा कार्बन CFC और हेलो कार्बन को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचाना जाता है। इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का प्रश्न पैदा होता है। तो बच्चों पृथ्वी घर में क्यों होती है, किस लिए, वो हम देखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सक्रिय यानी कि ज़्यादातर योगदान देने वाले कौन कौन से तत्व है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोरा
कार्बन CFC और हेलो कार्बन को ग्रीन हाउस जैसे गैसों के रूप में पहचाना जाता है। इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु में परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का प्रश्न पैदा होता है। ये सब क्या है? गैसों है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोरा, कार्बन, हेलो कार्बन और ग्रीन हाउस जैसी गैसों के रूप में पहचानने से गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु में परिवर्तन यानी कि चेंज का प्रश्न पैदा यानी कि उत्पन्न होता है। अंतिम 100 वर्ष में तापमान में 0.6 सेल्सियस की वृद्धि हुई है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तस्वीर हम देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रमाण है वातावरण में? 64%, जिसे क्या कहते हैं? CO2। तो बच्चों हम देख सकते हैं फ्लोरोफ्लोरा कार्बन कितने प्रतिशत है? तो 65%, इसे क्या कहते हैं? CFC। और मीथेन कितने प्रतिशत है? तो 10%। और हेलो कार्बन 0.5% वातावरण में आए हुए हैं। तो 7.7 विश्व का और एक मानव 4.5 मेट्रिक टन CO2 छोड़ता है। तो बच्चों ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 7.7 की आप तस्वीर देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितने प्रतिशत है? 64। फ्लोरोफ्लोरा कार्बन कितने प्रतिशत आया हुआ है वातावरण में? 65%। और मीथेन 10% आया हुआ है। हेलो कार्बन 0.5% वातावरण में आया हुआ है। विश्व का हर एक मानव 4.5 मेट्रिक टन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बाहर छोड़ता है। आज से 100 वर्ष पहले CO2 275 ppm था, आज 350 ppm हुआ है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे। ppm अर्थात पार्ट पर मिलियन, 10 लाख का एक भाग यानी कि 0.28% हो तो 280 ppm कहलाएगा। तो ppm का अर्थात क्या है बच्चों? तो पार्ट पर मिलियन यानी कि 10 लाख का एक भाग, यानी कि इसे क्या कहते हैं? 0.28% हो तो 280 ppm कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं 7.8 अंतिम 150 वर्ष में पृथ्वी पर बढ़ा हुआ औसत तापमान यहाँ पर दिया गया है। तो 7.8 की आप सारणी देख सकते हैं। उसमें अंतिम यानी कि 150 वर्ष में पृथ्वी पर बढ़ा हुआ औसत तापमान आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बच्चों आगे हम देखेंगे। नीचे की सारणी का वाचन करके विचार कीजिए। हमारी पृथ्वी को गर्म करने में हम कितने उत्तरदायी है जानिए। यानी कि नीचे जो सारणी दी गई है उसमें हमारी पृथ्वी को गर्म करने में हमें कितनी उत्तरदायी है वो हमें सोचना है। तो बच्चों स्थान और वस्तु यहाँ पे नंबर 1 पे थर्मल पावर केंद्र 200 मेगावाट। समय कितना है? वार्षिक। ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन की मात्रा कितनी है? 9 लाख टन। तो 2 मोटर कार वार्षिक। समय कितना है? वार्षिक। और ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन की मात्रा कितनी है? 1700 करोड़ टन। ऐसी औसत 2 घंटे। समय कितना है? 24 घंटे। ग्रीन हाउस को प्रभावित करने गैस उत्सर्जन की मात्रा कितनी है? 2230 किलोग्राम। और स्थान वस्तु क्या है? टीवी। कितने घंटे में? 24। ग्रीन हाउस को प्रभावित करने गैस उत्सर्जन की मात्रा कितनी है? 119 किलोग्राम। 5वां स्थान वस्तु कौन सी है? ट्यूबलाइट। समय कितना है? 24 घंटे में कितना उत्सर्जन की मात्रा होती है? तो 88 किलोग्राम।
और कंप्यूटर 24 घंटे में 130 किलोग्राम की ग्रीन हाउस को प्रभावित करने गैस उत्सर्जन की मात्रा उत्पन्न करता है। और फ्रिज 24 घंटे में 920 किलोग्राम की उत्सर्जन की मात्रा बढ़ाता है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO यानी कि विश्व मौसम संस्था है, वो बताती है कि ईस्वी सन 1850 में आज तक में ईस्वी सन 2008 के वर्ष का समुद्र और जमीन सतह पर का संयुक्त तापमान 0.31 सेल्सियस था। वो ईस्वी सन 1961 से ईस्वी सन 1919 के समय के औसत तापमान की अपेक्षा अधिक था। यानी कि बच्चों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम संस्था है, इसे शॉर्टकट में WMO भी कहा जाता है। वह बताती है कि ईस्वी सन 1850 से आज तक में ईस्वी सन 2008 के वर्ष का समुद्र और जमीन सतह का संयुक्त तापमान कितना है, तो 0.31 सेल्सियस था। वह ईस्वी सन 1961 से ईस्वी सन 1919 के समय के औसत तापमान की अपेक्षा अधिक था। तो बच्चों हम देख सकेंगे कि मीथेन CH4 ईस्वी सन 1750 में 315 ppm में से ईस्वी सन 2005 में 1764 में ppm वृद्धि निम्नलिखित कारणों के कारण अंकित है। तो बच्चों इतना जानिए कि एक व्यक्ति प्रतिदिन जो वस्तु ग्रहण करता है उसमें लगभग 80% गैस होती है। इस व्यक्ति प्रतिदिन 22,000 बार श्वास लेता है। इसी तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में 16 किलोग्राम गैस सेवन करता है। यानी कि बच्चों इतना जाने में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति प्रतिदिन जो भी वस्तु क्या करता है ग्रहण यानी कि ग्रहण करता है, उनमें लगभग 80% क्या होती है गैस होती है। और एक व्यक्ति प्रतिदिन 22 बार श्वास लेता है। इस तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में से 16 किलोग्राम गैस सेवन करता है। तो बच्चों आप लाइन भी कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे कारण मीथेन गैस का उत्सर्जन कितना है। पशुओं के उच्छ्वास और चयन पयन की क्रिया मीथेन गैस का उत्सर्जन कितना होता है 14 करोड़ टन। और धान की खेती तो मीथेन गैस का उत्सर्जन कितना करती है 1500 करोड़ टन। और तेल सेंद्रीय कचरे सड़ने से मीथेन गैस का उत्सर्जन कितना होता है 7 करोड़ टन। तो बच्चों हम देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा कितनी है 270 ppm से बढ़कर हाल में 319 ppm हुई है। तो बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा कितनी हुई है 270 ppm से बढ़कर हाल ही में 319 ppm हुई है, यानी कि बढ़ी हुई है। क्लोरोफ्लोरा कार्बन यानी कि इसे क्या कहते हैं CFC। फोम प्लास्टिक फ्रिज एसी सर्किट सर्जन एरोसोल स्प्रे एक माइक्रोफोन से 10 माइक्रोफोन आकार वाले सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहते हैं। आदि के उपयोग से CF में वृद्धि होती है। यानी कि तो बच्चों फ्लोरोफ्लोरा कार्बन क्या कहते हैं उसे CFC। फोम वो किसी तरह उपयोगी है हमें। फोम प्लास्टिक फ्रिज एसी सर्किट सर्जन एरोसोल स्प्रे एक माइक्रोफोन से 10 माइक्रोफोन आकार वाले सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं एरोसोल कहते हैं। आदि के उपयोग से CF में वृद्धि होती है। तो इतना जानिए 23 जनवरी 1995 में यूरोप के संयुक्त प्रस्ताव से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि बच्चों 23 जनवरी 1995 में यूरोप में संयुक्त प्रस्ताव से प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता
है। 2007 का वर्ष 1980 के बाद का सबसे अधिक गर्म वर्ष था। तो विद्यार्थी मित्रों, बच्चों आपको क्या पूछा जाएगा, ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे अधिक गर्म वर्ष कौन सा था। तो 2007 का वर्ष 1980 के बाद का सबसे अधिक गर्म वर्ष था। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, वनस्पति की उत्पत्ति, उनकी वृद्धि का समय और आयु में परिवर्तन आ रहा है। यानी कि वनस्पति की उत्पत्ति दिन प्रतिदिन, उनकी वृद्धि का समय और आयु में धीरे धीरे क्या हो रहा है, मौसम के हिसाब से परिवर्तन आ रहा है। पक्षियों की अमुक जातियां लुप्त हो रही है, उदाहरण स्वरूप गोरैया और गिद्ध। तो धीरे धीरे वायुमंडल के कारण पक्षियों की क्या हो रही है, अमुक जैसी जातियां जो है वो धीरे धीरे लुप्त यानी कि नष्ट हो रही है। जैसे कि उसका उदाहरण है गोरैया और गिद्ध। हिमालय की 2000 हिम नदियाँ पिघल गई है। हिमालय में आई हुई 2000 हिम नदियाँ धीरे धीरे पिघलने लगी है। तो बच्चों हम देख सकते हैं 7.9 में हिम नदी में समय समय पर हुए परिवर्तन, यानी कि हम देख सकते हैं बच्चों हिम नदी में समय समय पर हुए परिवर्तन। तो जून 19 2006 में, जुलाई 1 2003 में, मई 12 2001 में कैसे परिवर्तन आया हुआ है वो आप देख सकते हैं। वो पहला चित्र जून 19 2006 में, 2003 में और 2001 में हिम नदी में समय समय पर कैसे परिवर्तन हो रहा है वो आप मानचित्र में देख सकते हैं। अंतिम 10 वर्ष में अकाल, बवंडर, अतिवृद्धि और बाढ़ की मात्रा बढ़ रही है। यानी कि अंतिम जो 10 वर्ष है उसमें अकाल बढ़ा है, बवंडर, अतिवृष्टि बढ़ी है और बाढ़ की मात्रा भी बढ़ी है। जहाँ वर्षा अधिक होती थी वहाँ उसकी मात्रा कम हो रही है। राजस्थान और दुबई में भारी वर्षा का अनुभव और चेरापूंजी में अनावृष्टि, यानी कि चेरापूंजी में ज़्यादातर वर्षा हो रही थी, लेकिन जहाँ भी अधिक वर्षा होती थी वहीं उसकी मात्रा क्या हो रही है, कम हो गई है। और राजस्थान और दुबई में ज़्यादातर बारिश हो रही है और चेरापूंजी में ज़्यादा बारिश हो रही थी, वह कम हो रही है। खेती में दलहन का उत्पादन कम हो रहा है। खेती में दलहन का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे क्या होता गया है, कम। जमीन में पानी का स्तर घट गया है। धीरे धीरे जमीन में पानी का स्तर घट रहा है। हिम नदी पिघलने से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र किनारे के कटाव का स्तर बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से लोग डिहाइड्रेशन और कुपोषण का शिकार बन रहे हैं। तो बच्चों मौसम परिवर्तन के कारण तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे लोगों को हाई डिप्रेशन और कुपोषण का शिकार भी बनने लगे हैं। ऋतु चक्र में परिवर्तन आएगा। जाड़े और गर्मी की ऋतु की लाक्षणिकता बदल गई है। तो ऋतु चक्र में क्या हुआ है, परिवर्तन आ गया है। और जाड़ी और गर्मी की ऋतुओं में क्या हो रहा है, तो मौसम के हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। गुजरात का समुद्री सतह 25 सेमी बढ़ने से जमीन की क्षारता बढ़ेगी। यानी कि गुजरात का समुद्री सतह 25 सेमी बढ़ने से क्या होगा, जमीन की क्षारता बढ़ेगी। कृषि उत्पादन में सतत कमी होती जा रही है। यानी कि कृषि में जो किसान उत्पादन जो कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, सतत कमी आती है। कोलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू आदि रोगों का प्रमाण बढ़ रहा है। यानी कि वातावरण में मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके हिसाब से कई रोग भी आ रहे हैं। उसमें कोलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू आदि रोगों का प्रमाण भी बढ़ चुका है। मालदीव, बांग्लादेश, फिलीपाइंस द्वीपों, वेस्ट इंडीज द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे डूब जाएंगे। ग्रीन हाउस पीस संस्था के मुताबिक इसी सन 2021 में गुजरात में बसने वाले लगभग
55 लाख लोगों को स्थानांतर करना पड़ेगा। यानी कि ग्रीन पीस संस्था के मुताबिक इसी सन 2000 में गुजरात में बसने वाले लगभग 55 लाख लोगों को स्थलांतर यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान रखना पड़ेगा। वैश्विक तापमान की वृद्धि के कारण फूल खुशबू खो रहे हैं। यानी कि वैश्विक तापमान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है। इसके कारण फूल खुशबू खो रहे हैं। यानी कि फूलों में क्या है, ज़्यादातर अच्छी खुशबू है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। मधुछत्ता नाम मात्र के रह गए। यानी कि मधुछत्ता जो क्या है वो नाम मात्रा के ही रह गए हैं। तो बच्चों हम 7.10 की तस्वीर देख सकते हैं जिसमें पृथ्वी पर तापमान बढ़ने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो वो हम देख सकेंगे कि ओजोन लेयर और फ्रिज एसिड और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल पावर में से निकला हुआ धुआं। 7.10 में पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने वाले तत्वों की मानचित्र आप देख सकते हैं। तो 7.10 देखें और उससे CO2 का कितना उत्सर्जन होता है उसे नोट करें। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकेंगे 7.11 का अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत यहाँ पे दिया गए है। तो बच्चों अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे दिए गए हैं। ये सौर ऊर्जा है। तो बच्चों आपने कई मकानों पे देखे होंगे वो सौर ऊर्जा से चलता है, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं जिसे बिजली का उपयोग नहीं होता है। और पवन ऊर्जा ये मानचित्र आप देख सकते हैं। और पवन सौर ऊर्जा, तो बच्चों ये पवन सौर ऊर्जा का मानचित्र है। तो आगे ज्वारा भाटा ऊर्जा, तो बच्चों आपने देखा 7.11 में अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का मानचित्र दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय, तो बच्चों उसके बचने के उपाय हम देखेंगे। CO2 का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों का उपयोग घटाना चाहिए। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले स्रोत जो हुए उसका हम उपयोग करते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। वृक्षारोपण करना, वृक्षों का जतन, जंगल नहीं काटना चाहिए। वनीकरण से कार्बन कम होता है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों का जतन करना चाहिए, जंगल काटना नहीं चाहिए। और वनीकरण से क्या होता है, वनीकरण यानी कि वृक्षों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। और पॉलीथीन बैग का उपयोग टालें। पॉलीथीन बैग का हमें उपयोग करना नहीं है। खाद और जंतुनाशक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करें। यानी कि किसान खेत में अनाज बोता है तब उसका ज़्यादातर उत्पादन करने के लिए खाद और जंतुनाशक दवाओं का विवेकपूर्ण उसे उपयोग करना चाहिए। समुद्र में लौह कणों का छिड़काव करके जिसमें इलेक्ट्रॉन नामक द्रव्य जीवों का विकास हो, उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। यानी कि समुद्र में लौह कणों का छिड़काव जो हो रहा है उसे हमें रोकना है, जिससे प्लेटकम नामक द्रव्य जीवों का क्या होता है, विकास हो। उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। सजीव खेती अपनाए, हरी खाद और गोबर खाद का उपयोग करें। यानी कि सजीव खेती, हरी खाद और गोबर खाद का उपयोग करें। पशुओं के आहार में बायोटिक मिलाएं, जिसमें पशुओं के आमाशय में मीथेन पैदा करने वाले जीवाणु नियंत्रित में रहे। यानी कि बच्चों पशुओं के आहार में, पशुओं को जो आहार दिया जाता है इसमें बायोटिक मिलाना है, जिससे पशुओं के आमाशय में मीथेन पैदा करने वाले जीवाणु नियंत्रण में रहे। गृह उपयोगी साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। यानी कि हम जो घर में उपयोग करने वाले जो साधन सामग्री है उसका भी हमें क्या करना है, जितना जरूरी है उतना प्रमाण में उसका उपयोग करें। परिवहन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। यानी कि
हमें रास्ते पर चलने वाले जो पर्यावरण है उसका हमें जितना जरूरी है उसका इतना ही उसका उपयोग करें। जनसंख्या वृद्धि रोके यानी कि जनसंख्या वृद्धि रोकने में हम सक्षम रहे। बिजली की बचत के लिए हवा प्रकाश प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था करें, यानी कि बिजली की ज़्यादातर बचत हो और हवा प्रकाश प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। इको फ्रेंडली का उपयोग बढ़ाइए। घर में आसपास पेड़ पौधे लगाइए, यानी कि हमारा जो घर है उसके आसपास हम छोटे छोटे पेड़ और पौधे भी लगा सकते हैं, उससे भी हम वातावरण में सुधार ला सकते हैं। प्राकृतिक शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करें, यानी कि प्राकृतिक शक्ति है उसका हम जितनी जरूरी है उतनी प्रमाण में ही हम उपयोग करें। पेट्रोलियम उत्पादन का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग जितना जरूरी हो उतना ही हम उपयोग करेंगे। पानी का मित व्ययिता का पूर्ण उपयोग करें। पानी हमें जितना जरूरी है उतने प्रमाण में ही हम उपयोग करेंगे। बरसाती पानी का संग्रह करें, यानी कि बरसाती पानी का हम संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि जमीन में हम क्या कर सकते हैं, जमीन टाका बनाकर भूगर्भ टाका बनाकर हम क्या कर सकते हैं, बरसाती पानी का संग्रह कर सकते हैं। सीएनजी का उपयोग बढ़ाए, ज़्यादातर हम सीएनजी का ही उपयोग करें। तो इतना जानिए में 1 टन कागज बनाने के लिए 4400 किलोवाट बिजली चाहिए, 30,000 लीटर पानी चाहिए और 11 वृक्षों की लकड़ियों के मेवे का उपयोग होता है। तो 1 टन कागज बनाने के लिए कितना चाहिए, तो कितनी बिजली चाहिए, तो 4400 किलोवाट बिजली, 30,000 लीटर पानी चाहिए, 11 वृक्षों की लकड़ियों के मावे का उपयोग होता है। पर्यावरण को बचाने की वैश्विक नीति। मानव अपनी प्रवृत्ति से पर्यावरण का विनाश कर रहा है, ऐसा विश्व को समझाते हुए इसी सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण बचाते हुए बैठक आयोजित की गई। उसके पश्चात ब्राजील के रियो डी जेनेरो में विश्व सम्मेलन हुआ। तो बच्चों, मानव जो भी प्रवृत्तियां करता है उससे पर्यावरण का विनाश धीरे धीरे कर रहा है, ऐसा विश्व को समझाते हुए इसी सन 1972 में स्वीडन की राजधानी कौन सी है, स्टॉकहोम में पर्यावरण बचाते हुए बैठक आयोजित की गई थी। तो बच्चों, आपको ये वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरण बचाने हेतु बैठक कहाँ आयोजित हुई थी और कब। तो कब, इसी सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण बचाते हुए बैठक आयोजित की गई थी। उसके पश्चात ब्राजील के रियो डी जेनेरो विश्व में सम्मिलित हुए। तो ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में विश्व स्तर पर दिसंबर 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ऐसा निश्चय किया गया था कि विकसित राष्ट्रीय कार्बन कट यानी कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने की नीति स्वीकार नहीं करते और विकासशील राष्ट्र ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने के लिए दबाव डालते रहे। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में विश्व स्तर पर दिसंबर 2009 में डेनमार्क की राजधानी कौन सी है, कोपेनहेगन में निश्चय किया गया था कि विकसित राष्ट्र कौन सा है, कार्बन कट यानी कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने की नीति स्वीकार नहीं करते और विकासशील राष्ट्र ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो विकसित देशों में विकास के लिए 100 अरब डॉलर सहायता देने का निश्चय किया था। यानी कि विकासशील जो देशों है उसे विकास के लिए 100 अरब डॉलर सहायता यानी कि हेल्प मदद करने का निश्चय किया गया था। इस बैठक में 45 देशों के 59 संशोधन पेपर्स द्वारा विश्व के नेताओं को बदलती जलवायु के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए कहा गया। यानी कि
बच्चों 45 देशों के 59 संशोधन पेपर्स द्वारा विश्व में नेताओं को बदलती जलवायु के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए कहा गया था। विश्व में औसतन नागरिक 4.5 मीट्रिक टन कार्बन गैस छोड़ते हैं। तो बच्चों आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में औसतन नागरिक कितने प्रतिशत कार्बन गैस छोड़ते हैं, तो 4.5 मीट्रिक टन कार्बन गैस छोड़ते हैं। भारत का नागरिक वार्षिक औसत 1.2 मीट्रिक टन कार्बन छोड़ता है। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का नागरिक वार्षिक औसत कितने टका प्रतिशत कार्बन छोड़ता है, तो 1.2 मीट्रिक टन कार्बन छोड़ता है। आप लाइन कर सकते हैं। अन्य विकासशील देशों तो बहुत कम कार्बन गैस छोड़ते हैं। उनके विकास के लिए बड़े पैमाने पर छूट देनी चाहिए। अमेरिका जैसे देश पर नियंत्रण लादना चाहिए, क्योंकि वहाँ का प्रत्येक नागरिक 20.6 मीट्रिक टन का कार्बन गैस उत्सर्जन करता है। तो बच्चों अन्य विकासशील देशों तो बहुत कम कार्बन छोड़ते हैं। उनके विकास के लिए हमें देखें तो बड़े पैमाने पर छूट देनी चाहिए। अमेरिका जैसे देश पर क्या करना चाहिए बच्चों, लादना चाहिए, नियंत्रण लादना चाहिए, क्योंकि वहाँ का प्रत्येक नागरिक अपने उस वास में क्या करता है, 20.6 मीट्रिक टन कार्बन गैस उत्सर्जन करता है। तो बच्चों हम विश्व में नागरिक औसत 4.5 मीट्रिक टन कार्बन गैस छोड़ते हैं। उसके हिसाब से अमेरिका जैसे देशों पर नियंत्रण लादना क्या होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि वहाँ का प्रत्येक हर एक जो नागरिक होता है वो 20.6 मीट्रिक टन कार्बन गैस का उत्सर्जन करता है। तो बच्चों हाँ आज यहाँ तक ही पढ़े के और हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। स्वाध्याय प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 से 6 दिए गए हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से 4 दिए गए हैं और 3, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है और प्रश्न 1, 2 और 3 एग्जाम के लिए तैयारी भी करनी है और याद करना है। थैंक यू।